कभी सोचा है कि एक नाक किसी राजा की नींद कैसे उड़ा सकती है? जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में व्यंग्य, राजनीति और हास्य का ऐसा तड़का है जो आपको हंसाते हंसाते सोचने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी दिखाती है कि सत्ता और अहंकार के आगे छोटी सी बात भी बड़ी बन जाती है। तो तैयार हो जाइए इस मजेदार कहानी में डूबने के लिए, जहाँ एक नाक बन जाती है गौरव और अपमान दोनों का प्रतीक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल दिलखुश एजुकेशन 91 पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पंचम की नाक, जो कि कृतिका, जो क्लास 10 हिंदी का कृतिका का सेकंड चैप्टर है, जिसको लिखा है कमलेश्वर ने, जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हो। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं जॉर्ज पंचम की नाक की पूरी डिटेल और साथ में वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए उसे समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया? चलिए आपको समझाते हैं। रानी एलिजाबेथ जो थी दोस्तों, रानी एलिजाबेथ थी, इंग्लैंड की महारानी थी वो, इंग्लैंड की। तो उसकी दर्जी था। दर्जी का काम क्या होता है? कपड़े को सिलाई करना। तो एलिजाबेथ का एक दर्जी था, तो वो परेशान था। तो क्यों परेशान था, इसका कारण क्या था, बस वो इसी को जानना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए समझते हैं कि रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था वो परेशान क्यों था। बोल रहा है आंसर देखिए, रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल की यात्रा में जाने वाली थी। जो रानी एलिजाबेथ थी वो किसकी दौरा करने वाली थी? हिंदुस्तान की, पाकिस्तान और नेपाल की यात्रा में जाने वाली थी। तो इस बात को सुनकर उनका दर्जी इसीलिए परेशान था कि वह उनके लिए किस प्रकार का ड्रेस सिलेंगी। देखिए, उसका दर्जी जो था रानी एलिजाबेथ का, तो वो इस बात को लेकर परेशान था कि वो कैसा ड्रेस सिलेंगी, कैसे कपड़ा वो लाएगी, कैसे सिलाई करेगी, कैसे पहनेगी। तो इसी को लेकर के वो टेंशन था। लेकिन क्या हम इसके जो परेशानी है उसको तर्क संगत ठहरा सकते हैं? आगे समझते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, बोल रहा है कि परंतु दर्जी का इस प्रकार से परेशान होना तर्क संगत नहीं है। जो दर्जी था इस प्रकार परेशान होना तर्क संगत नहीं है। मतलब आंसर बोल रहा है कि उसका परेशानी का हम लोग साथ नहीं दे सकते या फिर कोई तर्क संगत नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि दर्जी को जैसा कपड़ा देते हैं वो वैसे ही सिलाई करता है। हाँ, जाहिर सी बात है, आप दर्जी को जैसा कपड़ा दोगे तो वो वैसे ही सिलाई करेगा, उसमें तो नया ऐड नहीं ना कर सकता है वो। तो बोल रहा है कि अंत में रानी ने नीले रंग का एक सूट बनवाया। नीले रंग का एक सूट बनवाती है रानी एलिजाबेथ। आगे समझते हैं। जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया था, जिसका कीमत 400 पौंड था। उस समय की बात है, 400 पौंड था। जो एक रेशम का कपड़ा था, नीला रंग का कपड़ा, वो देता है उस दर्जी को ड्रेस सिलवाने के लिए। लेकिन इसमें दर्जी को क्या परेशानी होने की जरूरत थी? दर्जी को तो हम लोग जैसा कपड़ा देते हैं वो वैसे ही सिलाई करेगा, उसमें परेशानी की क्या बात है? तो हम लोग तर्क संगत नहीं ठहरा सकते। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 है दोस्तों हमारा, देखिए क्वेश्चन 2 है हमारा कि और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए। बोल रहा है कि दिल्ली का काया पलट होने लगा, यानी दिल्ली पूरी तरह से बदल गया। क्यों? इसके पीछे के कारण क्या था, आइए समझते हैं फटाफट से। पहला जो पॉइंट है हमारा दोस्तों वो है कि सड़क को पुनः बनाकर चौड़ा किया गया। जितने भी दिल्ली में जो सड़कें थी, जो जिसमें गड्ढा हुआ था, जो पतली सड़कें थी, या फिर जो एकदम जिसका चौड़ाई बोलते हैं ना, जिसका चौड़ाई भी कम था, उसको क्या बनाया? सड़क को फिर से बनाया गया। रानी एलिजाबेथ आने वाली थी यात्रा में, तो इसके लिए रोड को चौड़ा बनाया गया। आप जरा सोच सकते हो किस तरह की मानसिक उस समय थी लोगों के मन में। देखिए आगे समझते हैं। सड़क के किनारे किनारे हरे भरे, बोला कि सड़क के किनारे किनारे हरे भरे पौधे लगाए गए। आप देखिए उसके स्वागत के लिए हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं। एक रानी के लिए, वो भी विदेश की थी, वो भी इंग्लैंड की थी, जिसने हमारे ऊपर राज किया। आगे समझाएंगे इसके और भी कहानी को, बस मजे से देखते रहिए। तीसरा देखिए, पार्कों में फूलदार पौधे लगाए गए। जितने भी पार्क थे वहाँ सब में फूलदार पौधा लगाया गया, जिसमें अगर वो कहीं अगर जाती है घूमने या फिर देखती है तो उसे अच्छा लगना चाहिए। चौथा हमारा क्या कहता है कि दिल्ली को रोशनी से जगमगाया गया। पूरे दिल्ली को रोशनी से जगमगा दिया गया। सरकारी भवनों को रंग रंगीन किया गया। जितने भी सरकारी भवनें थे वहाँ पर उन्हें फिर से पोछड़ा वछड़ा करके उन्हें पेंट लगाया गया, और बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि अच्छा लगे दिखने में, ताकि रानी आए तो वो चारों तरफ देखे तो सिर्फ हरियाली ही हरियाली और पूरी तरह से उजाला दिखे। 6 नंबर हमारा जो है वो है कि पूरे दिल्ली को दुल्हन जैसे सजाया गया। यानी जो पूरा दिल्ली जो था उसको दुल्हन की भांति सजाया गया। जिस तरह एक दुल्हन को सजाया जाता है शादी के समय, उसी तरह रानी एलिजाबेथ के आने की खुशी में या फिर उनके तैयारी में पूरे ही दिल्ली को एकदम रंग रंगीन करके दुल्हन की जैसा सजा दिया गया था उसके स्वागत के लिए। तीसरा हमारा क्या कहता है, जय उससे समझते हैं। तीसरा कह रहा है दोस्तों
कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है। यानी सरकारी तंत्र में जो होता है वो जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने को लेकर, अच्छा उसका नाक जो है वो टूट गया था शायद उसकी प्रतिमा से, तो उसके लगाने को लेकर, उसको लगाना भी तो है ताकि नाक ना कटे, लोगों का ऐसा मानना था। तो कैसी बदहवासी दिखाई देती थी, वो उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है, उसी को बस आपको समझना है, लिखना भी। बोल रहा है कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता या बदमाशी दिखाई पड़ती है वह हमारे गुलामी मानसिकता को दर्शाती है। यानी जितने भी सरकारी तंत्र थे उनमें जॉर्ज पंचम की एक नाक जो है उनकी प्रतिमा से, मूर्ति से टूट गई थी, तो उनकी नाक को लगाने को लेकर पूरे ही बोले ना, पूरे ही आपस में पूरा सब कुछ बदमाशी दिखाई दिया, सब कोई पूरा चिंतित में थे कि अब क्या होगा। लेकिन बोल रहा है कि वह हमारे गुलामी मानसिकता को दर्शाता है। क्यों दर्शाता है आगे आपको समझाते हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। बोल रहा है कि हम आज़ाद होकर भी गुलाम थे, यानी हम तो आज़ाद हो चुके थे लेकिन उसके आने की तैयारी में हम क्या कर रहे थे, उसके स्वागत में खुद को इस तरीके से साबित कर रहे थे कि मानो कि हम फिर से गुलाम हैं। जिस देश ने हमें गुलाम बनाया, अपमानित किया, आज उसी के मान सम्मान के लिए भागदौड़ करना शर्म की बात है। ये कहते हैं कवि, कह रहे हैं कि जिस देश ने हमें गुलाम बनाया, हम पर राज किया, हमें अपमानित किया, हमें ठेस पहुंचा, हमें इतना कष्ट दिया, और आज उसी के मान सम्मान के लिए, उसकी मर्यादा के लिए और हम लोग पूरा भागदौड़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल हमारे लिए शर्म की बात है। अतिथि देवो भव, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई मेहमान हमारे यहाँ आता है तो उसे हम लोग भगवान के रूप में देखते हैं, लेकिन भले ही वो हमारी देश की धर्म है। देखिए अतिथि देवो भव यह क्या है, हमारे देश भारत देश की एक धर्म है कि कोई भी मेहमान हो हम उसे भगवान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन बोल रहा है कि परंतु यहाँ इसका अर्थ नहीं कि हम अपना मान सम्मान को भी बेच दें। ये लेखक कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव भले ही हमारे देश की क्या है, एक धर्म है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए मेहमान की, लेकिन ये नहीं कि हम अपना मान सम्मान को भी अपना बेच दें। ये बिल्कुल गुलामी मानसिकता को दर्शाती है, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस देश ने हमें गुलाम बनाया, अपमानित किया, उसके लिए, उसके एक नाक लगाने के लिए हम लोग पूरा दिल्ली वाले बौखला गए हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जरा उसे समझते हैं। बोल रहा है कि नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, यानी नई दिल्ली में सब कुछ था, ऑलरेडी सब कुछ था, सिर्फ एक नाक नहीं थी। क्या दोस्तों, सिर्फ एक नाक नहीं थी। तो इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, आइए लेखक का कथन समझते हैं। इस कथन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद भले ही भारत के लोग स्वतंत्र हो चुके थे, यानी आज़ादी के बाद भारत के लोग, जब हमें आज़ादी मिली 1947 को, तो क्या हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र थे, यहाँ वहाँ घूम फिर सकते थे, जो मर्जी वो कर सकते थे कानून के दायरे में रह करके। लेकिन बोल रहा है कि लेकिन उनके मन मस्तिष्क में अभी भी अंग्रेज शासन कर रहे हैं। यानी हमारे मन मस्तिष्क में इस कदर भय बैठ गया था कि आज़ाद होकर भी हम लोग गुलाम थे, क्योंकि मानसिक जो गुलामी थी वो आज़ाद होने के बाद भी हमारी रही होगी। आज़ादी के बाद दिल्ली में सब कुछ था पर नाक नहीं थी। आज़ादी के बाद जो है वो दिल्ली में सब कुछ था लेकिन नाक नहीं थी जॉर्ज पंचम की, अर्थात इज्जत नहीं था। अच्छा, नाक कटना मतलब क्या होता है, इज्जत गवा देना। जब किसी इंसान नहीं बोलता है कि नाक कटवा दिया, इसका मतलब उसकी इज्जत चली गई। लेकिन यह लेखक कर रहा है कवि कि क्योंकि जिस अंग्रेज ने भारतीय लोगों के नाक को काट कर रख दिया था, आज उसी के नाक बचाने में दिल्ली वाले लगे हुए हैं। उन्हें यहाँ पता नहीं अंग्रेजों ने कैसे भारतीय लोगों को तोप में बांधकर उड़ाते थे और हंसते थे, और आज हम उसी के स्वागत में लगे हैं, जो लेखक को कतई पसंद नहीं है। लेखक को यहाँ पसंद नहीं है कि जिस अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, अपमानित किया, इतना ठेस पहुंचाया, तोप में बांधकर उड़ा दिया, बहुत सारे लोगों को कष्ट दिया, उन पर राज चलाया, हुक्म चलाया, और आज उसी के मान सम्मान के लिए, बल्कि एक नाक को लगाने के लिए पूरा दिल्ली वाले भागदौड़ मचा रहे हैं। ये बिल्कुल शर्म की बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लेखक की सोच है। वो लेखक कह रहा है कि हम लोगों को पता नहीं है कि अंग्रेजों ने हम पर किस तरह शासन किया। तोप में बांध करके लोगों को उड़ाया जाता था, जहाँ तोप में बम बारूद को उड़ाया जाता था वहाँ लोगों को उड़ाया जाता था। सोचिए जरा, लेकिन हम लोग उसी के लिए, उसी की इज्जत के लिए, उसके नाक को बचाने के लिए आज हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं। बिल्कुल शर्म की बात है, ऐसा लेखक कहना चाहते हैं। तो दोस्तों यही है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन 4 ही हमारा इंपॉर्टेंट है और इसी में से पूछता है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।